एक ब्लैक कलर की पोश कार आकर एक हाई राइज बिल्डिंग के सामने रुकी। ड्राइवर ने कार से उतरकर डोर खोला तो उस कार से जो शख्स बाहर निकला उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था। उसने एक ब्लैक कलर का इटालियन डिजाइनर सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर उसने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। एक भी रिंकल नजर नहीं आ रही थी उसके कपड़ों पर। उसने शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर की टाई बांध रखी थी और शर्ट के कफलिंग्स में डायमंड के कफलिंग्स लगे हुए थे। उसकी हाइट लगभग 6 फीट, ब्रिटिश रंग, किलिंग लुक वाली आंखें और शार्प जॉब लाइन। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफी इम्प्रेसिव थी। उसके साइड में चल रहे शख्स के हाथ में एक लैपटॉप बैग था। वो शख्स चलकर उस बिल्डिंग के अंदर आया और उसके पीछे पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। गेट पर खड़े हुए उस शख्स के असिस्टेंट अनुज ने उस शख्स को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस, क्लाइंट्स आ चुके हैं और मीटिंग के लिए आपका ही वेट कर रहे हैं। उस शख्स के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हम। ओके, और वो अपने लंबे कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट से बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर पहुंचकर वो शख्स लिफ्ट से बाहर आया और अब तेज कदमों से अपनी केबिन की तरफ बढ़ने लगा। जब उसके ऑफिस के लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे, लेकिन उसकी नजरें तो जैसे उस कैंप पर थी जो था उसकी अभी होने वाली मीटिंग। वो सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन में बैठे क्लाइंट्स ने हाथ मिलाते हुए उसने अपनी डीप आवाज में कहा, हेलो मिस्टर वालिया, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। इस शख्स का नाम है एकांश वालिया। एकांश ने चेयर पर अपनी जगह लेते हुए कहा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द मीटिंग। एकांश अब मीटिंग में बिजी हो चुका था। मीटिंग के दौरान एकांश का फोन बजा। बीच में एकांश की मीटिंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत सिर्फ एक ही शख्स की हो सकती थी, और वो थी एकांश की भतीजी श्रेया वालिया। श्रेया अभी सिर्फ 3 साल की थी। असल में श्रेया कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी नैनी ने एकांश को फोन किया था। नैनी ने घबराते हुए एकांश से कहा, सर, श्रेया बेटी खाना नहीं खा रही है, वो काफी ज्यादा उदास है, अब मैं क्या करूं? एकांश ने श्रेया की नैनी को सिर्फ एक ही जवाब दिया, लीव दिस जॉब राइट अवे, और उसने गुस्से में फोन रख दिया। जिसके बाद एकांश ने अपने घर की केयरटेकर सुनीता जी को फोन लगाया। हेलो सुनीता जी, आप प्लीज श्रेया को खाना खिला दीजिए और नई नैनी के लिए इंटरव्यूज अलाइन कीजिए। अगर वो अभी भी खाना नहीं खा रही है तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आकर उसको खाना खिलाऊंगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। सामने बैठे हुए क्लाइंट्स ये सब नोटिस कर रहे थे कि एकांश, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान है, अपनी भतीजी को लेकर वो एकदम नर्म पड़ रहा था। कहते हैं ना, राक्षस की जान तोते में बसी होती है। एकांश का भी यही हाल था। एकांश के लिए श्रेया ही वो पंछी थी जिसमें एकांश की जान बसती थी। एकांश ने अपनी मीटिंग खत्म की और वो घर के लिए निकल गया। श्रेया एकांश के गुजर चुके भाई की एकलौती निशानी थी। उसके भाई ने मरते वक्त एकांश को श्रेया की जिम्मेदारी सौंपी थी। असल में तो एकांश एक कुंवारा बाप बन गया था। इधर एकांश के ऑफिस से कई किलोमीटर दूर यष्टि जैन एक जॉब इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। जब उसका नंबर आया तो वो जल्दी से इंटरव्यू के लिए केबिन में आई, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि ये जॉब फेवरिज्म की वजह से किसी कैंडिडेट को ऑलरेडी मिल चुकी थी। यष्टि उदास होते हुए अपना सर झुकाए केबिन से बाहर आई। अब यष्टि को गुस्सा आ चुका था। उसने एटीट्यूड में अपनी इंटरव्यू की वो फाइल रिसेप्शन पर जोर से पटकते हुए कहा, अगर आप लोगों को फेवरिज्म से ही कैंडिडेट हायर करने होते हैं तो लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? बेटर कॉल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। इतना कहते हुए यष्टि उस कंपनी से बाहर आई। उसने एक लंबी सांस ली और उदासी भरा चेहरा लेकर वो बाहर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। एक टैक्सी आकर रुकी और वो उसमें बैठ गई। उसे घर की डायरेक्शन बताकर वो सीट से सर लगाकर आराम से बैठ गई। उसने अपने फोन को उठाया और उसमें फिर से वो जॉब वैकेंसी देखनी शुरू की। इधर एकांश अपने साथ श्रेया को बाहर घुमाने लाया हुआ था। वो अक्सर श्रेया के साथ बाहर आइसक्रीम खाने आता था, क्योंकि श्रेया का मूड उससे बहुत जल्दी ठीक होता था। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जब श्रेया उसके साथ होती थी तो वो अपने आसपास ना कोई ड्राइवर और ना ही बॉडीगार्ड्स को आने देता था, और इस समय भी वो खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहा था। श्रेया अभी भी काफी उदास थी। उसने विंडो की तरफ अपना चेहरा फेर कर रखा था और वो रोड पर ही अपनी उदास आंखों से देख रही थी। एकांश ने कई बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन श्रेया सिर्फ कार की विंडो से बाहर देख रही थी। रेड लाइट पर जब एकांश ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहा था, जब यष्टि की टैक्सी एकांश की कार के एकदम साइड में आकर रुकी। यष्टि ने अपनी टैक्सी से बाहर झांका को उसकी नजर एकांश की कार विंडो से झांक रही उदास श्रेया पर पड़ी। यष्टि ने बड़े ही ध्यान से श्रेया की तरफ देखा तो उसे उसका चेहरा अपने से भी ज्यादा उदास दिखा। उसने मन में सोचा, इस छोटी सी बच्ची को ऐसा क्या गम है जो ये इतनी उदास है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही उदास हूँ, लेकिन कितनी क्यूट है ये छोटी सी बच्ची। उसने सोचते हुए अपनी टैक्सी की विंडो का ग्लास नीचे किया और श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने अपने हाथों से कुछ फिगर्स बनाई। उसने एक बर्ड बनाया और वो उसको उड़ा रही थी। इधर श्रेया, जिसका ध्यान अभी तक उसके चाचा नहीं खींच पाए थे, एक अनजान लड़की ने खींच लिया था। श्रेया का पूरा ध्यान साइड वाली टैक्सी में बैठी हुई यष्टि पर ही था।
वो अपने हाथों को उठाकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बगल वाली सीट पर बैठे एकांश ने भी नोटिस कर लिया था। उसने थोड़ा श्रेया की सीट की तरफ झुककर विंडो से बाहर देखा तो उसकी नज़र यष्टि पर पड़ी। कुछ पलों के लिए एकांश की नज़र यष्टि के ऊपर ठहर गई। यष्टि एक सीधी, सिंपल और खुशमिजाज लड़की है। उसका रंग गोरा, लंबी पलकों से ढकी हुई बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, खूबसूरत सिल्की बाल और अच्छी खासी 5 फीट 8 इंच की हाइट। इस समय यष्टि श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में इतनी बिजी थी कि उसने अपने ऊपर पड़ती हुई एकांश को नज़रों को नोटिस ही नहीं किया। एकांश उसकी सभी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए एकांश यष्टि को देखता ही रह गया। जो बात उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी वो था उसका श्रेया को अपने में इन्वॉल्व करना, जो वो अब तक नहीं कर पा रहा था। अब सिग्नल ग्रीन हो चुका था। यष्टि ने श्रेया को एक फ्लाइंग किस दी और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। श्रेया से इस मुलाकात ने यष्टि के मूड को ठीक कर दिया था और श्रेया का भी यही हाल था। इधर एकांश अपनी ड्राइविंग सीट पर वापस आया और अपनी कार ड्राइव करके वो भी आगे बढ़ गया। इस कुछ पल की मुलाकात ने एकांश के मन में यष्टि की एक छाप छोड़ दी थी। यष्टि और एकांश यहाँ से अपने अपने रास्ते चले गए थे। एकांश के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे उस लड़की ने श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जो वो खुद भी नहीं कर पाया था। इधर यष्टि उस बच्ची से मिलने के बाद अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसका मूड पहले से बेटर हो गया था। यष्टि अपने घर के नीचे पहुंची तभी उसके पास उसके छोटे भाई शोवित का फोन आया। शोवित ने परेशान होते हुए कहा, दी, मुझे मेरी हॉस्टल की फीस देनी है। मेरे साथ के सभी लोग दे चुके हैं, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। आप कब तक मेरी फीस दोगी? दी। यष्टि, जो कि अभी सिर्फ 22 साल की थी, अपने घर की जिम्मेदारी और अपने भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसने 16 साल की उम्र से उठा ली थी, जब उसकी माँ उसको और उसके भाई अकेला छोड़कर चली गई थी। जिस टाइम यष्टि की माँ गई थी उस समय शोवित सिर्फ 10 साल का था और अब वो 14 और यष्टि उस समय सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। यष्टि ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, तू फिक्र मत करो, मैं 1 या 2 दिन में तुझे तेरी फीस ट्रांसफ़र कर दूंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब यष्टि ने बोल तो दिया था, लेकिन वो ये सब कैसे करेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है और अभी कोई इंटरव्यू भी लाइनअप नहीं था उसका। यष्टि अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड सिया का फ़ोन लगातार आए जा रहा था। यष्टि ने फ़ोन को फिलहाल इग्नोर कर दिया था। वो घर में आकर सीधे नहाने जाने लगी। इससे उसकी थकान कुछ हद तक उतर जाती। तभी यष्टि के घर के डोर पर नॉक हुआ। यष्टि ने जाकर दरवाज़ा खोल तो सामने सिया खड़ी थी और गुस्से में उसकी तरफ ही देख रही थी। तूने मेरे फ़ोन को इग्नोर किया, अब ऐसे दिन आ गए हैं क्या कि तू मुझे इग्नोर करेगी? और इतना कहते हुए सिया यष्टि को साइड में धकेलते हुए अंदर आ चुकी थी। यष्टि के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने परेशान होते हुए कहा, यार सिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ परेशान थी बस इसीलिए नहीं उठाया तेरा फ़ोन। यष्टि जो कह रही थी वो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। सिया ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और कहा, तू जानती है ना, मुझे तुझे ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं तेरे लिए एक गुड न्यूज़ लाई थी। यष्टि ने बुझी हुई आवाज़ में कहा, क्या ही हो सकता है, अब बताना क्या गुड न्यूज़ है। सिया वहाँ से सीधे सोफे की तरफ बढ़ी और उसने यष्टि से कहा, यार पहले बैठने तो दे मुझे, तेरा बस चलता तो मुझे अंदर ही नहीं आने देती। यष्टि ने थोड़ा खींचते हुए कहा, यार सिया, अब तो बता दे, क्या बात है, अरसा हो गया कुछ अच्छा सुने हुए मुझे। सिया ने अब यष्टि को ज़्यादा परेशान नहीं किया। उसने यष्टि को बताना शुरू किया, तू मेरी मौसी को जानती है ना, उनकी भाभी ने उन्हें बताया कि उनके बॉस अपनी बच्ची के लिए एक नैनी ढूंढ रहे हैं। अच्छी जॉब है सच में। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैंने साइंस से ग्रेजुएशन नैनी बनने के लिए की है क्या? इस पर सिया ने जवाब दिया, यार कभी कभी कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ते हैं, एक बार तू सैलरी सुनेगी ना तो अपनी साइंस भूल जाएगी। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 25,000। सिया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यार पूरे 3 लाख है। ये बात सुनकर यष्टि ने कहा, जरूर, साल के होंगे ना। सिया का इस पर फौरन जवाब आया, महीने के हैं यार, इससे बेस्ट क्या होगा एक बच्ची को संभालने के लिए। यष्टि सुनकर हैरान थी, एस्टोनिश्ड फेस। सिया ने यष्टि से कहा, अगर तू कहे तो मैं बात करूं अपनी मौसी से तेरे लिए, अगर वो सिफारिश करेगी तो जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। यष्टि को आज दिन वाली बात याद थी जब जॉब किसी को सिफारिश पर मिल गई थी। उसने सिया ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे सिफारिश से जॉब नहीं चाहिए, तू मुझे बस इंटरव्यू की टाइमिंग और एड्रेस बता दे, मैं खुद ही जाऊंगी इंटरव्यू फेस करने।
यष्टि ने सिया से जब ये कहा तो सिया ने थोड़े गुस्से में यष्टि से कहा, यार तू और तेरे आदर्श, आजकल ये सब इतना ज्यादा कोई नहीं सोचता। यष्टि ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, यार तू अब मुझे लेक्चर मत देना, तुझे पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। तू एक काम कर, बालकनी में मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ, दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर। इतना कहते हुए यष्टि वहां से अंदर रूम में आ गई। उसने नहाकर दोनों के लिए कॉफी बनाई और बालकनी में बैठकर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। इधर एकांश श्रेया के साथ घर लौट आया था। उसने सुनीता जी से कहा कि वो उसे सुला दे और खुद वो अपने रूम में चला गया। एकांश श्रेया को बाहर से ही खाना खिलाकर लाया था। एकांश ने जाकर सीधे शावर लिया और अपना नाइटवियर पहनकर वो आकर अपने बेड पर लेट गया। अभी सोने से पहले भी वो श्रेया के बारे में ही सोच रहा था। कल वो इंटरव्यू लेने वाला था। उसने 11 बजे इंटरव्यू लाइनअप किए हुए थे। एकांश का रेगुलर रूटीन था कि वो सुबह उठकर 1 घंटा पहले जिम करता था, उसके बाद वो अपना थोड़ा टाइम अपने गार्डन में बिताता था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। असल में एकांश को ग्रीनरी बहुत पसंद थी। अभी सोने से पहले भी वो श्रेया के बारे में ही सोच रहा था। कल वो इंटरव्यू लेने वाला था। उसने 11 बजे इंटरव्यू लाइनअप किए हुए थे। एकांश का रेगुलर रूटीन था कि वो सुबह उठकर 1 घंटा पहले जिम करता था, उसके बाद वो अपना थोड़ा टाइम अपने गार्डन में बिताता था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। असल में एकांश को ग्रीनरी बहुत पसंद थी। एकांश सुबह हमेशा की तरह अपने रूटीन से ही अपने काम खत्म करके श्रेया के पास उसके रूम में चला गया। इधर यष्टि अपने इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहती थी तो भी जल्दी से रेडी होकर घर से निकल गई। टू इंटरव्यू। श्रेया के पास आकर एकांश ने काफी देर उसके साथ समय बिताया। उसने श्रेया का ब्रेकफास्ट भी उसी रूम में मंगा लिया था। इस समय लगभग 10 बजे बज चुके थे। एकांश ने श्रेया को ब्रेकफास्ट कराया और सुनीता जी को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वो अपने स्टडी रूम में आ गया। रास्ते में रुकते हुए उसने अपने असिस्टेंट अनुज से कहा, डोंट लेट एनीवन इन आफ्टर 11। आई डोंट लाइक लेट कमर्स एंड यू नो इट। उसने साफ बोल दिया था कि उसके बाद आने वाले कैंडिडेट को वो बाहर से ही भेज सकता है। उसे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अनुज हाँ में सर हिलाया और येस बॉस बोलते हुए वो वहां से बाहर मेन डोर की तरफ चला गया। एकांश अपने स्टडी रूम में बैठकर अभी कुछ फाइल चेक कर रहा था। जब 11 ओ क्लॉक बजे तो अनुज ने पहले कैंडिडेट को अंदर भेजा, जो कि एक 16 साल की लड़की थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल में था। वो बार बार इंटरव्यू का दौरान अपने फोन को ही देखे जा रही थी। एकांश ने जब उस लड़की की इन हरकतों को देखा तो उसने उस लड़की से कुछ खास डिटेल्स ना पूछकर अगले 2 मिनट में ही उसे वापस कर दिया। अगली कैंडिडेट एक 40 साल की महिला थी, जिनके घुटनों में दर्द की शिकायत थी। जब वो चलकर अंदर आई तो एकांश उन्हें देखते ही समझ गया, ये बच्चों को संभालने के काबिल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पीछे तो एक चुस्त और भागदौड़ कर पाने वाला इंसान चाहिए, लेकिन ये महिला तो बड़ी मुश्किल से तो चल पा रही थी। ऐसे करते करते लगभग 10 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर एकांश अब थोड़ा फेड अप हो गया था। उसने उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि कोई भी लायक कैंडिडेट उसे मिलेगी जब उसे अपनी विंडो के बाहर से एक लड़की और अनुज की बात करने की आवाज़ आई। उसने उठकर विंडो के बाहर देखा तो एक लड़की थोड़ा लेट होने की वजह से उससे इंटरव्यू के लिए अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इस लड़की की पीठ इस समय एकांश जहां खड़ा था उसी तरफ थी। एकांश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मन में यही सोच रहा था, जो लड़की अपना टाइम नहीं सुधार सकती वो श्रेया को क्या संभालेगी। एकांश ये सोचते हुए कर्टेन्स को छूने ही वाला था कि वो लड़की पलटी। ये वही लड़की थी जो सिग्नल पर श्रेया का ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी। एकांश ने थोड़ा सोचते हुए अनुज को फोन किया। एकांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, हेलो अनुज, लेट हर इन। तो अनुज ने माफी मांगते हुए एकांश से कहा, सॉरी बॉस, आपकी विंडो से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। ये लड़की तो जाने को ही तैयार नहीं है, बड़ी जिद्दी लड़की है, कहती है बस एक मौका चाहिए, बट मैं इसको अभी भगा देता हूँ। एकांश ने रौबदार आवाज में अनुज से कहा, यू नो कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, उस लड़की को अंदर भेजो। और इतना खाते हुए एकांश ने फोन रख दिया। इधर अनुज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम तब से जिद कर रही थी और तुम्हारा शोर इस विंडो से सीधे बॉस तक जा रहा था। तुम्हें बुलाया है उन्होंने, लगता है अब तुम पर ही गुस्सा निकलेगा उनका। बोलकर अनुज ने यष्टि को अंदर जाने का रास्ता बता दिया। इधर एकांश यष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यष्टि ने जैसे ही डोर पर नॉक किया एकांश ने उसे अंदर आने के लिए बोला। यष्टि थोड़ा घबरा रही थी अंदर जाने में, क्योंकि अनुज ने उसे पहले से ही एकांश के गुस्से से डरा जो दिया था। एकांश ने यष्टि को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। यष्टि पहली नज़र में एकांश के उस हैंडसम चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। एकांश ने अपने हाथ को उसकी आंखों के सामने वेव किया जिससे यष्टि का ध्यान टूटा।
यष्टि चेयर पर बैठी और उसने अपनी फाइल एकांश की तरफ बढ़ा दी। एकांश ने उसकी फाइल पढ़ते हुए उससे कुछ सवाल पूछे जो कि थोड़े पर्सनल थे, लेकिन एकांश के अकॉर्डिंग उसके लिए ये सब जानना जरूरी था। एकांश ने यष्टि से पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? यष्टि के एकांश को जवाब दिया, बस मेरा एक छोटा भाई है जो कि हॉस्टल में रहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। एकांश ने यष्टि से अगला सवाल पूछा, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज लोग इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में काफी टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे श्रेया के लिए एक डेडिकेटेड नैनी चाहिए। यष्टि ने एकांश की बात का जवाब देते हुए बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा, असल में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इस सब के बारे में सोच पाऊँ, मेरे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है। एकांश ने उससे आगे पूछा, क्या तुम इस घर में रहने में कंफर्टेबल हो? क्योंकि श्रेया को 24 घंटों में कभी भी अपनी नैनी की जरूरत पड़ सकती है। यष्टि को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वैसे भी वो अपने घर में अकेली ही तो रह रही थी, जबकि यहाँ काफी सारे लोग थे बातें करने के लिए। उसने फौरन ही हाँ कर दी। एकांश ने एक और सवाल पूछा, तुम्हें इस जॉब वैकेंसी के बारे में किसने बताया? अब ये सवाल के पीछे का कारण तो एकांश ही जानता था। यष्टि ने साफ साफ बात दिया, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की कोई रिलेटिव आपके लिए काम करती है, बस उन्होंने ही मुझे इस सब के बारे में बताया। एकांश ने एक आखिरी सवाल और किया, सिंस यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो तुम अपनी फील्ड की कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढती? यष्टि ने जवाब दिया, असल में तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन आजकल की दुनिया में बिना फेवरिज्म के कुछ नहीं मिलता, तो मुझे अपनी जॉब ऑनेस्टी से पानी थी, तभी मुझे इस जॉब के बारे में पता चला, बस मैंने सोच लिया कि मैं जरूर ट्राई करूंगी। एकांश अभी तक उसके दिए हुए सभी जवाबों से संतुष्ट था। उसने यष्टि से कहा, तुम्हारी मंथली सैलरी 3 लाख होगी। इसके साथ ही उसने उसे कुछ पेपर्स फॉर्मेलिटी बताई जो उसे नेक्स्ट डे पूरी करनी थी। उसको ये जॉब अब मिल चुकी थी। उसे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यष्टि ने एकांश से पूछा, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकती हूँ? एकांश ने अपनी भारी आवाज में दो टूक जवाब दिया, तुम उससे कल मिलोगी। अब तुम जा सकती हो। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश ने डोर की तरफ इशारा किया। यष्टि उठकर बाहर आ गई। इधर अनुज वहीं खड़ा था जहां उसकी ड्यूटी लगी थी इंटरव्यू के कैंडिडेट को अंदर भेजने की। जब उसने यष्टि को बहुत खुश होकर बाहर आते हुए देखा तो उसने अपने मन में सोचा, लगता है इस लड़की को सदमा लग गया है। इसे तो दुखी होना चाहिए, ये तो उल्टा खुश लग रही है। यष्टि अनुज के पास आए और उसको बताया, मुझे ये जॉब मिल गई है। मुझे कोई डांट नहीं पड़ी तुम्हारे बॉस से। वैसे इतने भी बुरे नहीं है वो जितना तुम उन्हें बता रहे थे। कहते हुए यष्टि जैसे उसे चिढ़ा रही थी। अनुज भी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आज बॉस ने अपने ही रूल को कैसे तोड़ दिया। लेकिन आफ्टर ऑल वो बॉस है और कब वो रूल्स बना भी सकते हैं तो तोड़ भी तो सकते हैं। अनुज ने दिल पर पत्थर रखते हुए यष्टि से कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस। लेकिन असल में तो अनुज को ही पता था कि जितना खुश ये लड़की अभी हो रही है, जल्दी ही यहाँ से दौड़ लगाती नजर आएगी बॉस की वजह से। इसे अभी पता नहीं है कि बॉस क्या चीज़ है, वो तो श्रेया के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं करते। यष्टि ने एक नज़र उठाकर अनुज के एक्सप्रेशन को देखा, फिर वो वहाँ से बाहर आई। बाहर आकर उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड सिया को फ़ोन किया, उसे ये खुशखबरी देने के लिए। सिया ने यष्टि के मुंह से सुनते के साथ ही उससे कहा, इस बात पर तो पार्टी बनती है, अब तू ना करके ना मूड मत स्पॉइल करना। वैसे भी काफ़ी दिनों से हमें इस तरह का कोई मौका नहीं मिला है सेलिब्रेट करने का, अब इस मौके को तो मैं नहीं जाने दूंगी। यष्टि ने टेंस होते हुए सिया से कहा, यार सिया, वो मुझे अपने भाई के लिए। यष्टि ने सिर्फ इतना ही बोला था कि सिया ने उससे कहा, मैंने उसके हॉस्टल की फीस भर दी है, तू तो मुझे बताने वाली नहीं थी तो मैंने शोविक से ही बात कर ली, वो मेरा भी तो भाई है, मैंने उसकी फीस भर दी है, अब तू टेंशन मत ले। यष्टि ने सिया से कहा, यार तू मुझे और कितना शर्मिंदा करेगी, तुझे पता है मुझे इस तरह से फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने गुस्से में हक से उसे डांटते हुए कहा, अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे अपनी दोस्त ही क्यों ना बोलती है। मैं एक काम करती हूँ, फ़ोन ही रख देती हूँ, तू अपने मॉरल्स को लेकर जी ले अकेले। जब यष्टि को लगा कि सिया गुस्सा हो गई है तो उसने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, सिया यार सॉरी यार, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तू तो मेरी बहन है। एक काम करते हैं, आज हम लोग रात को मेरे घर में पार्टी करते हैं और जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिलेगी मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी, इतना तो करने ना देगी मुझे? यष्टि ने हक जताते हुए सिया से कहा। सिया भी मान गई, हम ओके डन, तो मैं ऑफिस से सीधे तेरे घर पर ही आऊंगी और रात में तेरे घर पर ही रुकूंगी। यष्टि अभी एकांश के बंगलों के बाहर सिया से ही बातें कर रही थी कि इधर एकांश भी अपनी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। जब उसकी नज़र अपने घर के बाहर फ़ोन बात करती हुई यष्टि पर पड़ी, उसने मन में यही सोचा, स्ट्रेंज, ये लड़की तो कह रही थी कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है,
लेकिन इसको बातें करते हुए देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उसने एक नज़र यष्टि पर डाली और फिर वो वहां से निकल गया। यष्टि ने टेंस होते हुए सिया से कहा, यार सिया, वो मुझे अपने भाई के लिए। यष्टि ने सिर्फ इतना ही बोला था कि सिया ने उससे कहा, मैंने उसके हॉस्टल की फीस भर दी है, तू तो मुझे बताने वाली नहीं थी, तो मैंने शोविक से ही बात कर ली, वो मेरा भी तो भाई है, मैंने उसकी फीस भर दी है, अब तू टेंशन मत ले। यष्टि ने सिया से कहा, यार तू मुझे और कितना शर्मिंदा करेगी, तुझे पता है मुझे इस तरह से फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने गुस्से में हक से उसे डांटते हुए कहा, अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे अपनी दोस्त ही क्यों बोलती है। मैं एक काम करती हूँ, फोन ही रख देती हूँ, तू अपने मॉरल्स को लेकर जी ले अकेले। जब यष्टि को लगा कि सिया गुस्सा हो गई है तो उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, सिया यार सॉरी यार, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तू तो मेरी बहन है। एक काम करते हैं, आज हम लोग रात को मेरे घर में पार्टी करते हैं और जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिलेगी मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी, इतना तो करने ना देगी मुझे। यष्टि ने हक जताते हुए सिया से कहा। सिया भी मान गई, हाँ मम, ओके डन, तो मैं ऑफिस से सीधे तेरे घर पर ही आऊंगी और रात ही रुकूंगी। यष्टि अभी एकांश के बंगलों के बाहर सिया से ही बातें कर रही थी कि इधर एकांश भी अपनी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। जब उसकी नज़र अपने घर के बाहर फोन बात करती हुई यष्टि पर पड़ी, उसने मन में यही सोचा, स्ट्रेंज, ये लड़की तो कह रही थी कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसको बातें करते हुए देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उसने एक नज़र यष्टि पर डाली और फिर वो वहां से निकल गया। यष्टि आज बहुत ज्यादा खुश थी। सिया से बात करने के बाद उसने अपने भाई शोवित से बात की और उसको अपनी जॉब के बारे में बताया। शोवित भी बहुत ज्यादा खुश था ये सब कर। यष्टि की लाइफ में एक उसका भाई और एक सिया, दो ही तो करीबी लोग थे। अब यष्टि अपने घर पहुंची। इस समय लगभग 4 बज चुके थे। उसने थोड़ा रेस्ट करने की सोची जब उसके सामने एकांश का वो हैंडसम और काल्म चेहरा आया, जिसके ऊपर उसकी वो डीप आइज जैसे कुछ बोलना चाहती हो। जब यष्टि उससे मिली थी तो उसने कैजुअल कपड़े ही पहने हुए थे। हाफ बाजू की टी शर्ट में से झांकते उसके स्ट्रोंग मसल और एकांश के हाथ पर बना वो स्कॉर्पियन का टैटू उसके लुक्स और पर्सनैलिटी से बिल्कुल मेल खा रहा था। एकांश को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है आर्या आनंद और नील खन्ना की, दोनों की एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात और उसके बाद आर्या का बोला हुआ ऐसा झूठ जो उसी के लिए भारी पड़ गया। आर्या का मजबूरी में उठाया हुआ एक कदम वजह बना इस खट्टी मीठी और नोकझोंक से भरी लव स्टोरी का। तो क्या जो लव स्टोरी एक झूठ से शुरू हुई है उसका अंत भी क्या झूठ से ही होगा? आखिर ऐसा क्या बहुत बड़ा झूठ बोला था आर्या ने और आखिर क्यों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यारी सी रोमांटिक लव चैप्टर 3 पहला दिन। यष्टि यही सोच रही थी कि उस इंसान को देखकर ही मालूम दे रहा था कि वो कितना गुस्से वाला इंसान होगा, लेकिन उसने मन में सोच ही लिया था कि इस जॉब पर उसका घर और उसके भाई की पढ़ाई डिपेंड करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि श्रेया से वो पहले भी मिल चुकी है और एकांश ने तभी उसे पहली बार देखा था। यष्टि सोचते सोचते सो चुकी थी। उसकी आंख तब खुली जब श्रेया ने उसके घर का डोर नॉक किया। वो पहले से ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर लाई थी। यष्टि ने उसको घर के अंदर बुलाया तो श्रेया ने घर के अंदर एंटर होते होते यष्टि से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? बट हॉरर ही चूज करना, यू नो माई चॉइस। यष्टि ने हंसते हुए कहा, जब चॉइस तेरी ही है तो तू खुद चूज कर लेना, मैं तो कुछ भी देख लूंगी। श्रेया ने यष्टि के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी सी भोली सी गधी, चल मैं ही सोच लेती हूँ। और इतना कहते हुए श्रेया ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक को सेंटर टेबल पर रखा और टीवी पर ओटीटी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। दोनों ने लगभग 12 बजे तक मूवी देखी। फिर सोने से पहले यष्टि को अचानक से याद आया, यार मैं तो भूल गई, मुझे पैकिंग भी तो करनी है। श्रेया ने हैरान होते हुए पूछा, किस चीज की पैकिंग? यष्टि ने श्रेया से कहा, यार मुझे उसी घर में रहना होगा उस बच्ची के साथ। ये जॉब एक तरह से 24 घंटे की होगी, क्या पता उसे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। श्रेया ने यष्टि को चिढ़ाते हुए कहा, यार यष्टि, तू तो उसकी माँ की तरह साउंड कर रही है, कहीं तुझे उसके डैड पसंद तो नहीं आ गए? यष्टि ने श्रेया को हल्का सा डांटते हुए कहा, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड हैंडसम और गुड लुकिंग है, मैं सिर्फ अपना काम करने वहां जा रही हूँ। श्रेया ने यष्टि की टांग खींचते हुए कहा, ओह तो ये बात है, इतना नोटिस करके तू आई है और अब ऐसे नेव बन रही है मेरे सामने, चल एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार श्रेया, अगर तेरी पटर हो गई हो तो प्लीज मेरी पैकिंग करवा देना, मुझे सुबह जल्दी भी उठाना है। श्रेया ने यष्टि की पैकिंग करवाए और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। यष्टि के दिमाग में श्रेया की कही हुई बातें ही घूम रही थी। वो इंसान वाकई में काफी हैंडसम है, पता नहीं उसकी वाइफ मर चुकी है या उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उस लड़की से मतलब है, पता नहीं कौन है और कैसे है। अब उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली।
यष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि वो एकांश की भतीजी थी, ना कि उसकी बेटी। नहीं, उसका श्रेया के लिए कंसर्न देखकर किसी को भी यही लगता कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन ये सच अभी यष्टि के सामने नहीं आया था। यष्टि जल्दी ही सो गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से फ्रेश हुई और जाने के लिए रेडी हो गई। उसने एक नोट लिखकर सिया के पास वाली टेबल पर रखा जिसमें उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग पटक पटक, मैं जा रही हूँ। घर को अच्छे से लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेना और मेरे प्लान्स को पानी भी देते रहना। अगर मुझे अच्छी जगह मिली तो मैं अपने प्लान्स ले जाऊंगी। बाय, जल्दी ही मिलते हैं। यष्टि ने टैक्सी पकड़ी और वो लगभग 8 बजे तक एकांश के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एकांश ने उसको 9 बजे बुलाया था, लेकिन कल के बाद वो लेट आने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यष्टि को सबसे पहले अनुज ही मिला, जिससे यष्टि ने एकांश से मिलने का पूछा। आज तो अनुज का तेवर बदला हुआ था। आखिरकार यष्टि काफी खूबसूरत थी और उसको देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और अब वो उसी घर में काम करने वाली थी तो उससे लड़कर तो काम नहीं किया जा सकता, सोचकर अनुज उसको एकांश के पास लेकर गया। लेकिन एकांश अभी जिम में था तो अनुज से यष्टि को हॉल में वेट करने के लिए कहा। यष्टि वही हॉल में बैठ गई काफी देर तक। जब एकांश नहीं आया तो यष्टि बैठे बैठे बोर होने लगी। उसे तो बस उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब उसे प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन किससे पानी को बोले सोचकर वो किचन ढूंढने लगी। लेकिन इतने बड़े घर में किचन कहाँ हो सकता है, सोचकर वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि उसने गलती से एकांश के जिम का डोर खोल दिया। जिस समय उसने डोर खोला था उस समय एकांश ने भी उस डोर को अंदर की तरफ से खोल दिया था बाहर आने के लिए, लेकिन वो यष्टि के बाहर होने की बात से एकदम अनजान था। उसने जैसे ही वो डोर खोला उसके और यष्टि की काफी जोरों की टक्कर हो गई। यष्टि गिरने को हुई तो उसने एकांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। एकांश इस समय पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। उसने भी यष्टि को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से थाम लिया। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यष्टि ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढ रही थी। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तो तुम्हें वो किचन लग रहा है? कांट यू रीड इट, डू नॉट एंटर। और अगर तुम्हें प्यास ही लगी थी तो सुनीता जी से बोल देना चाहिए था, तुम्हें जो भी चाहिए वही तुम्हें प्रोवाइड करेगी। आगे से तुम इस रूम के आस पर भी नजर नहीं आओगी मुझे, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने यष्टि को सीधा खड़ा किया, लेकिन यष्टि ने अभी भी एकांश की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। जब एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़कर अपनी टी शर्ट को छुड़ाया तो यष्टि थोड़ी झेप गई। उसने अपनी नजरों को नीचा किया और वहां से बाहर आ गई। उसके दिल की धड़कनें दोगुनी स्पीड पकड़ चुकी थी। एकांश के करीब आने से यष्टि में से भी एकांश की सेंट की खुशबू आने लगी थी। यष्टि जब दौड़कर बाहर आई तो वो सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम पहचान लिया कि ये श्रेया की नई नैनी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरफ से कैसे आ रही है? एकांश के करीब आने से यष्टि में से भी एकांश की सेंट की खुशबू आने लगी थी। यष्टि जब दौड़कर बाहर आई तो वो सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम पहचान लिया कि ये श्रेया की नई नैनी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरफ से कैसे आ रही है? सुनीता जी एकांश के गुस्से को अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाजत नहीं देता है। फिर तो जरूर उसने इन लड़की को डांटा होगा। सुनीता जी ने यष्टि से पूछा, बेटा आप एकांश के जिम के बाहर क्या कर रही थी? आप श्रेया बेटी की नैनी हैं ना? यष्टि ने सफाई देते हुए कहा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस किचन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता ने यष्टि को समझाते हुए कहा, वो एकांश बेटा को किसी का भी अपने रूम और जिम में आना पसंद नहीं है। वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं आने देते। मैं भी बस सफाई के लिए वहां जाती हूँ। चलो अब ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। बोलते हुए वो यष्टि को अपने साथ ले गई। अभी यष्टि का श्रेया से मिलना बाकी था। सुनीता जी ने यष्टि को किचन दिखाया और उससे बोलकर वो श्रेया को लेने रूम में चली गई। सुनीता जी ने एकांश के कहने पर यष्टि के लिए श्रेया के बगल वाला रूम तैयार करा दिया था। ये रूम श्रेया और एकांश के रूम के बीच में पड़ता था। एकांश ने जानबूझकर यष्टि का रूम श्रेया के रूम के पास रखवाया था ताकि वो किसी भी समय उसका ख्याल रख सके। यष्टि का सामान रूम में पहुंच चुका था। यष्टि जब से एकांश से टकराई थी उसे अपने अंदर से एकांश के परफ्यूम की ही स्मेल आ रही थी, जो उसे काम पर ध्यान नहीं लगाने दे रही थी। लेकिन अभी सुनीता जी श्रेया को लेकर आने वाली थी तो वो नहाने भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसे पूरा दिन इसी परफ्यूम की स्मेल के साथ गुजारनी थी। ये खुशबू बुरी नहीं थी, बस थोड़ी मेनली थी, जिसकी वजह से यष्टि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुनीता जी श्रेया को लेकर नीचे आ गई। जब यष्टि की नज़र श्रेया पर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। क्या ये वही लड़की है जिससे वो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मिली थी? सच में दुनिया एकदम गोल है। किस तरह से यष्टि को उस क्यूट और इनोसेंट बच्ची को मिलाया था। 3 साल की वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची, एकदम गोल गुलाबी गाल और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें,
कोई भी एक बार देख ले तो उसे भुला ही ना पाए। श्रेया ने भी यष्टि को देखकर अपनी नजरें उठाई, जो वो बहुत कम किया करती थी, लेकिन उसने ऐसा आज यष्टि को देखकर किया था। एकांश भी ये सब दूर से खड़े होकर नोटिस कर रहा था और सुनीता जी ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। एकांश मन में सोच रहा था, सच में इस लड़की में कुछ तो बात है। जो श्रेया, जो कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, आज उस लड़की को देखकर दूसरी बार रिएक्ट कर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन यष्टि के आने के बाद से एकांश को लगा कि अब वो बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकता है। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो फौरन ऑफिस के लिए निकल गया। जफर, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? यष्टि ने श्रेया से हाथ मिलाते हुए बड़े प्यार से कहा। हेलो बेटा, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ टैक्सी वाली आंटी। श्रेया ने बस उसको देखा और कोई जवाब नहीं दिया। यष्टि के दिमाग में यही आ रहा था, आखिर क्या बात है जो ये बच्ची ऐसी हालत में है? क्या इसके डैड इसका ध्यान नहीं रखते? लेकिन इसके डैड जिस तरह से कल इंटरव्यू ले रहे थे, देखकर तो नहीं लगता कि वो श्रेया का ख्याल नहीं रखते होंगे। मेरे से पहले तो पता नहीं कितने कैंडिडेट रिजेक्ट कर चुके थे वो तो। यष्टि ने सोचा कि क्या उसे सुनीता जी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन आज उसका पहला दिन था तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता कि वो उस बच्ची के बारे में जानने को लेकर एक्साइटमेंट दिखाती। उसने श्रेया को अपनी गोद में लिया और उसको लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गई थी उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। सुनीता जी मन में यही सोच रही थी, श्रेया बेटी को खाना खिलाना तो सच में बहुत मुश्किल काम है, क्या ये लड़की कर भी पाएगी? लेकिन यष्टि ने जो ट्रिक अपनाई थी वो बेहद यूनिक थी किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। उसने श्रेया को मनाते हुए कहा, बेटा आपको पता है आपके पेट से आवाज़ें आ रही है, आपका टमी बातें कर रहा है, उसको भूख लगी है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो बेचारा उदास हो जाएगा और किसी को उदास करना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो कभी नहीं करती किसी को उदास। इतना कहते हुए यष्टि ने एक ब्रेड टोस्ट पर बटर लगाया और श्रेया की तरफ बढ़ाया। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से यष्टि की तरफ ही देख रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। यष्टि श्रेया को पहले दिन ही खाना खिलाने में कामयाब हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो उसके लिए बेहद आसान काम था। ये सब देखकर सुनीता जी भी काफी हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। इस बार लगता है एकांश बेटा ने एकदम सही लड़की को चुना है श्रेया के लिए। सुनीता जी के पास एकांश का टेलीफोन आता था श्रेया के बारे में पूछने के लिए। आज भी ठीक 11 बजे ही सुनीता जी के पास एकांश का फोन आया। उसने फोन उठाते हुए कहा, क्या श्रेया ने खाना खाया? एकांश ने अपनी भारी आवाज में सुनीता जी से फोन पर पूछा। इस पर सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, बेटा ये लड़की तो सच में कमाल की है, इसने तो श्रेया बेटी को उसकी टमी की कहानी सुनाकर खाना खिला दिया और श्रेया बेटी ने एक बारी में ही खाना खा लिया। लगता है डिसीजन एकदम सही है इस लड़की को हायर करने का। सुनीता की बात सुनकर एकांश थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब वो आसानी से अपने काम पर फोकस कर सकता था। इधर यष्टि ने ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर वो हॉल में आ गई और टीवी ऑन को कर दिया। टीवी पर उसने कार्टून्स लगाए और उसके साथ बैठकर ही देखने लगी। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, बेटा एकांश बाबा ने श्रेया के लिए टीवी देखने का टाइम शाम का फिक्स किया है जब वो उसके साथ होते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, उन्हें कैसे पता कि श्रेया को इसी टाइम टीवी देखना है? ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, देखो कितने इंटरेस्ट से देख रही है। यष्टि और श्रेया वहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक कार्टून्स देखते रहे। इसके बाद श्रेया की पलकें नींद से भारी होने लगी। यष्टि ने श्रेया के सर को सहारा दिया और उसको अपने ऊपर टिका लिया। वो श्रेया को लेकर ऐसे बैठी थी जैसे वो दोनों माँ बेटी हैं। यष्टि की आंख भी वही बैठे बैठे लग गई। इधर एकांश भी आज बीच में किसी काम से घर वापस आया था। जब वो हॉल में आया तो उसने हॉल में श्रेया को यष्टि के सीने से लगकर सोते हुए देखा। दोनों साथ में सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। टीवी इस समय ऑफ था तो एकांश को आइडिया नहीं लगा कि यष्टि ने उसके रूल्स का वोलेशन किया है। एकांश ने कुछ समय तक उन्हें देखा, फिर वो वहां से अपने रूम में चला गया। यष्टि अभी भी सो रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने श्रेया को उठाया ताकि वो उसको लंच करा दे। श्रेया ने अपने दोनों हाथ यष्टि के गले में डाले और उसके कंधे से लगकर वो अभी भी उसकी गोद में ही थी। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया। यष्टि ने श्रेया के पेट पर अपना कान लगाकर कहा, हम तो तुम्हें फिर से भूख लगी है, लेकिन देखो श्रेया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही है खाने के लिए। क्या कहा तुमने? श्रेया से दोस्ती खत्म अगर वो खाना नहीं खाएगी। मेरी श्रेया बेटी बहुत अच्छी है, खाना जरूर खाएगी। अपनी बातों के जाल में श्रेया को उलझाते हुए यष्टि ने एक बार फिर से श्रेया को खाना खिलाया। यष्टि की ये ट्रिक एकांश दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसे यष्टि की ये ट्रिक काफी पसंद आई थी, लेकिन ये भी सिर्फ वही कर सकती थी। शायद एकांश ऐसा करके भी श्रेया को खाना ना खिला पाए। यष्टि ने जब एकांश के कदमों की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि एकांश इस समय वही उसके पीछे ही है। उसने भी यष्टि को ऐसा करते हुए देख लिया होगा, सोचकर ही वो झेप गई।
एकांश बड़ी तेजी से ये जताए बिना कि उसने उसे देखा है वहां से निकल गया। अब जाकर यष्टि ने गहरी सांस ली। आज सुबह वाली मुलाकात के बाद तो यष्टि वैसे भी एकांश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी। अब जब यष्टि ने श्रेया को खाना खिला दिया तो वो उसे बाहर बीच वॉक के लिए लेकर गई। उसे पता था कि इससे श्रेया का दिमाग फ्रेश होगा। सुनीता जी ये बताना भूल गई थी कि एकांश श्रेया को बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि एकांश ये बात अच्छे से जानता था कि इससे श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यष्टि को ये सब नहीं पता था। आखिर रात का खाना श्रेया को खिलाकर यष्टि काफी थक चुकी थी, क्योंकि वो आज ज्यादातर दिन श्रेया को अपनी गोद में लेकर ही घूम रही थी। यष्टि ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया और वो जाकर बिना चेंज किए ही बेड पर आकर लेट गई। यष्टि को बेड पर लेटते ही काफी नींद आ गई थी। उसको उस बेड से वही खुशबू आ रही थी जो आज सुबह एकांश से टक्कर होने पर उसके खुद के अंदर से आने लगी थी। एकांश भी बाहर से ही किसी बिजनेस मीटिंग में डिनर करके आया था। उसने भी बस अपने रूम में आकर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में ही अपने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और अपने कोट को उतार कर उसने अपनी टाई ढीली की, जिसके बाद अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर उसने अपनी शर्ट को निकालकर पास के सोफे पर फेंक दिया। एकांश भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके बेड के दूसरे कोने में पिलो को अपनी बाहों में दबाकर सो रही थी। वो बेड काफी ज्यादा बड़ा था तो एकांश भी एक कोने में बिना इस एहसास के सो गया कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी ने उसकी परमिशन के बिना एंट्री ले ली है। रात को जब आधी रात में सोते हुए एकांश को अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसने आधी नींद में ही अपने हाथ से टटोला। उसके हाथ यष्टि के कोमल और नाजुक होठों से छू गए। यष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी थकान की वजह से। एकांश ने अपने हाथों को थोड़ा और नीचे किया तो उसके हाथ यष्टि की चेस्ट पर जा चुके थे, जिसके बाद एकांश की फौरन आंख खुल गई। उसने नोटिस किया कि यष्टि एकदम उसके पास ही लेटी हुई थी और अभी भी एकांश के हाथ यष्टि की चेस्ट पर ही थे। एकांश ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींचे। यष्टि के अपने नजदीक होने के एहसास से एकांश की आईब्रो तन गई। उसने यष्टि का शोल्डर हिलाकर उसे उठाना चाहा। जब यष्टि ने अपने दोनों हाथों को एकांश के गले में डाल दिया और उसे अपने होठों के एकदम करीब झुका लिया। अब तो एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने यष्टि के हाथों को अपने गले से निकालकर झटका और उसे झकझोर कर उठाया। एकांश भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके बेड के दूसरे कोने में पिलो को अपनी बाहों में दबाकर सो रही थी। वो बेड काफी ज्यादा बड़ा था तो एकांश भी एक कोने में बिना इस एहसास के सो गया कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी ने उसकी परमिशन के बिना एंट्री ले ली है। रात को जब आधी रात में सोते हुए एकांश को अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसने आधी नींद में ही अपने हाथ से टटोला। उसके हाथ यष्टि के कोमल और नाजुक होठों से छू गए। यष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी थकान की वजह से। एकांश ने अपने हाथों को थोड़ा और नीचे किया तो उसके हाथ यष्टि की चेस्ट पर जा चुके थे, जिसके बाद एकांश की फौरन आंख खुल गई। उसने नोटिस किया कि यष्टि एकदम उसके पास ही लेटी हुई थी और अभी भी एकांश के हाथ यष्टि की चेस्ट पर ही थे। एकांश ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींचे। यष्टि के अपने नजदीक होने के एहसास से एकांश की आईब्रो तन गई। उसने यष्टि का शोल्डर हिलाकर उसे उठाना चाहा। जब यष्टि ने अपने दोनों हाथों को एकांश के गले में डाल दिया और उसे अपने होठों के एकदम करीब झुका लिया। अब तो एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने यष्टि के हाथों को अपने गले से निकालकर झटका और उसे झकझोर कर उठाया। एकांश ने गुस्से में यष्टि से कहा, वेक अप। यष्टि जैसे ही उठी तो वो चौंक कर उल्टा एकांश पर ही चिल्लाने लगी, आप क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? एकांश ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप जलाते हुए रूम को रोशन करते हुए गुस्से में कहा, ये तुम्हारा नहीं मेरा रूम है और ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यष्टि ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एकांश के बेड पर थी। ये उसको ऐसे पता चला क्योंकि उस रूम में बेड के पीछे वाली वॉल पर उसकी खुद की एक काफी बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। यष्टि फौरन वहां से उतरकर दूर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब तो पक्का उसकी नौकरी गई। आखिर उसने एक ही दिन में 2 ब्लंडर जो कर दिए थे। इधर एकांश यष्टि के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गया था कि यष्टि ने ये सब अनजाने में किया था, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। एकांश ने अब उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा तो उसकी नजर यष्टि की चेस्ट पर गई, जिस पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंटली एकांश के हाथ थे। फिर उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और यष्टि को डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। चैप्टर 5 यष्टि की खुशबू। यष्टि इस समय एकांश के गुस्से से काफी डर गई थी। वो फौरन दौड़ती हुई उसके रूम से बाहर आ गई। उसने जैसे ही डोर बंद किया तो उसे नोटिस किया कि उसके और श्रेया के बीच वाला रूम उसके लिए तैयार किया गया था, जिसके कन्फ्यूजन में वो एकांश के रूम में जाकर सो गई थी। उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस समय अपने किए हुए ब्लंडर पर, कि वो कैसे किसी अनजान इंसान के साथ उसके ही बिस्तर में सो सकती है। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यष्टि ने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसका सामान रखा हुआ था। अब तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी।
इधर एकांश जब वापस सोने की कोशिश करने लगा तो उसे बैग में से यष्टि के फेमिनाइन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिससे उसके लिए सोना मुश्किल होने लगा था। एकांश ने उठकर अपने लिए दूसरा ब्लैंकेट निकाला, ताकि कम से कम अब उसे सिर्फ बेडशीट से आती हुई यष्टि की परफ्यूम की खुशबू बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन अभी भी उसे वो स्मेल सोने नहीं दे रही थी। एकांश दौड़ते हुए अपने ड्रावर से अपना परफ्यूम लेकर आया और उसने उसे बेड पर स्प्रे कर दिया ताकि अब उसे अपने ही परफ्यूम की स्मेल आए। अब एकांश ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसके दिमाग में वही ख्याल आया जब उसके हाथ यष्टि के शरीर से छू गए थे। अब एकांश ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर यष्टि उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो उसे इसी समय जॉब से बाहर निकाल देता। इधर यष्टि इस बात का शुक्र मना रही थी कि एकांश ने उसको जॉब से बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन सुबह को एकांश के रिएक्शन को लेकर उसे फिक्र जरूर हो रही थी। यष्टि ने अपना ब्लैंकेट उठाया और ओढ़कर एक बार फिर से सो गई। उसे तो अभी भी बहुत जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन इधर एकांश उसके इस तरह से अपने रूम में अपने करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीज़ों को उसने टच करके खराब कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथों पर यष्टि के टच के एहसास को भी वो भुला नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इस तरह से छुआ था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एकांश लड़कियों से दूर रहता था और किसी को भी अपने रूम और अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता था। एकांश के लिए जब उस रूम में रुकना मुश्किल हुआ तो वो वहां से उठकर गेस्ट रूम में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुनीता जी से बोलकर सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करवाई। इसके बाद एकांश रेडी होकर अपने जिम गया, जबकि इधर यष्टि अब तक नहाकर रेडी होकर श्रेया के रूम में आ चुकी थी। श्रेया अभी सोई हुई थी तो यष्टि वहीं पास में बैठकर बुक पढ़ने लगी। इधर एकांश अपना भी जिम करके सीधे श्रेया के रूम में आया उसे देखने। एकांश ने श्रेया के रूम का डोर हल्का सा खोला तो उसे श्रेया के सिरहाने यष्टि बैठी हुई दिखाई दी। उसके हाथों में बुक थी और वो पढ़ने में बिजी थी। उसका ध्यान नहीं गया कि उसको कोई दरवाजे पर से देख रहा है। यष्टि ने बीच में अपनी बुक साइड में रखी और श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा श्रेया। गुड मॉर्निंग हो गई प्रिंसेस। मॉर्निंग की फ्रेश एयर आपका वेट कर रही है। चलो यष्टि आंटी के साथ बाहर चलो। यष्टि की प्यार भरी आवाज़ सुनकर श्रेया अपनी आंखें मलती हुई उठी और उसने यष्टि को हग कर लिया, जो कि एकांश के लिए काफ़ी सरप्राइज होने वाली बात थी। यष्टि ने उसको अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर आने लगी तो एकांश वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। यष्टि श्रेया को लेकर सबसे पहले बाहर गार्डन में गई। एकांश अपने रूम में आकर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। यष्टि भी श्रेया को बाहर गार्डन से सीधे उसके रूम में लेकर आ गई थी ताकि वो उसको गर्म पानी से नहला सके और फिर वो उसे उसके रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट करा। एकांश भी रेडी होकर नीचे आ चुका था। वो हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब यष्टि श्रेया को नहलाकर बाहर ले आई। नीचे आते वक्त उसने नोटिस किया कि एकांश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है। उसका हैंडसम चेहरा न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। यष्टि ने नीचे आकर सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, श्रेया का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। श्रेया मेरे हाथ का बना खाना खाएगी आज से। और इतना कहते हुए वो श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सीधे किचन में चली गई। एकांश ने ये सब अपने कानों से सुना था। उसे श्रेया की लाइफ में ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था तो उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रखा और किचन में यष्टि के पास गया। तुम्हें श्रेया के लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुक है, उसके खाने का रूटीन ऑलरेडी बना हुआ है उसके डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, जो कि उसके लिए हेल्दी है। तो बेटर होगा कि तुम इस सब में मत पड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तभी आपकी बेटी खाना नहीं खाना चाहती। आपको पता भी है कि मैं उसके लिए क्या बनाने वाली थी जो आप मुझे मना कर रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि वो रोज़ रोज़ रूटीन से खाना खाने की जगह अपनी पसंद का टेस्टी एंड हेल्दी खाना खाए। और किसने कह दिया कि टेस्टी खाना हेल्दी नहीं होता। एकांश ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा काम है कि वो अपने सभी काम टाइम से करे। अब तुम इसमें चेंजेस करने की कोशिश मत करो, मुझे ही पसंद नहीं। अब जब श्रेया की बात थी तो यष्टि भी चुप नहीं रही, क्योंकि कल से वो देख रही थी एकांश ने श्रेया की पूरी लाइफ को रोबोटिक बना दिया था। उसने थोड़ा झुंझुलाते हुए एकांश से कहा, कैसे बाप हो आप, अपनी ही बेटी को कैसे कैद करके रखा है आपने। उसके उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, घूमने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, सब ऐसे फिक्स कर रखा है जैसे वो कोई रोबोट है। तभी वो सिर्फ एक बेजान मूर्ति बनकर रह गई है। एकांश का गुस्सा यष्टि की ये बात सुनकर अब काफी बढ़ चुका था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे इस तरह से बात कर सके, लेकिन यष्टि की हिम्मत को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई श्रेया को लगा कि उसके चाचा यष्टि से लड़ रहे हैं, तो वो दौड़कर किचन में गई और जाकर उसने यष्टि की टांगों को कसकर हक कर लिया अपने छोटे छोटे हाथों से। यष्टि उसकी इस छुअन से एकदम से शांत हो गई। उसे पता चल गया कि श्रेया इस सब से घबरा रही है।
ये चीज एकांश ने भी नोटिस कर ली थी। उसने अब आगे कुछ नहीं बोला, वो घुटनों के बल बैठा और श्रेया को अपने पास खींचते हुआ बोला, बड़े प्यार से उससे बोला, बेटा सॉरी, अपने चाचा को माफ कर दो, मैं आपकी यष्टि आंटी को डांट नहीं रहा था, हम लोग बस बातें कर रहे थे, बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, है ना यष्टि। उसने नजरें उठाकर यष्टि की तरफ देखा और उसे अपनी हाँ में हाँ मिलाने का इशारा किया। यष्टि भी नीचे बैठी और श्रेया से कहा, हाँ बेटा, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे, आप परेशान मत हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसने यष्टि को कमर से पकड़ा तो वहां पर एकांश के हाथ पहले से मौजूद थे। अब यष्टि के हाथ एकांश के हाथों से छू गए। यष्टि के टच से एकांश को कल रात वाली बात याद आने लगी। उसने एकदम से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। एकांश की नजरें एक बार फिर यष्टि के होठों से होकर उसकी चेस्ट पर गई। उसने अपने आप को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट किया और श्रेया के माथे पर किस करके वो किचन से बाहर आ। सुनीता जो को खुद भी यष्टि की बात सही लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेया इसीलिए खाना नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसके लिए डेज के हिसाब से खाना फिक्स था, और जब कोई रोज एक जैसा खाना खाएगा तो उसका बोर होना तो लाजमी है। वैसे तो एकांश खुद अपनी लाइफ में इसी तरह का रूटीन फॉलो करता था, लेकिन वही रूल्स उसने श्रेया के लिए बना रखे थे। यष्टि ने आज श्रेया के लिए टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया और आज उसे श्रेया को कोई कहानी नहीं सुनानी पड़ी। उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए श्रेया ने बहुत ही शौक से वो ब्रेकफास्ट खाया। इधर एकांश अपने ऑफिस में आकर अपने केबिन में बैठा और उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया, हेलो अनुज, मेरे लिए मेरे रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट भिजवाओ मेरे केबिन में। और अपनी बात कहते ही उसने फोन रखा। अनुज को पता था कि वो क्या खाता है। अगले कुछ समय में उसके ऑफिस में रखी हुई कॉफी टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लग चुका था।